तो आप लोगों का स्वागत है इस नए अध्याय में। तो बेसिकली सारे छात्रगण कृपया करके अपना ध्यान मेरी ओर केंद्रित करें। सो यहां पर अभी मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन वाइज। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन वाइज। पिछले लेक्चर में हमने जो सीखा था वो था मैग्नीट्यूड वाइज। अब हम जो सीखेंगे वो है डायरेक्शन वाइज। सो लिसन, पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स बट फिर भी बात करेंगे क्लासिकल पिक्चर की। सो एक क्लासिकल पिक्चर में एक न्यूक्लियस बीच में कहीं बैठा होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर बीच में कहीं प्रोटॉन बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर आर है। अरे भाई, प्रोटॉन पे बैठ के अगर आप इलेक्ट्रॉन की निगरानी करोगे, इलेक्ट्रॉन को देखोगे, तो ये एक एरो है ना जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जब यहां से घूम के यहां आ जाएगा तो ये एरो भी यहां से घूम के यहां आ जाएगा। अकल के पुतलो बातें समझे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन यहां है तो ये एरो इधर देख रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां है तो एरो उधर दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एरो इधर दिखेगा। सो इस एरो का नाम कुछ और नहीं बल्कि पोजीशन वेक्टर है। ये कभी कभार से रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, रेडियस वेक्टर। अब ये जो एंगल इसने स्वीप किया, ये एंगल थीटा है इन सम टाइम टी। अरे यहां से वहां गया ना टाइम टी में, तो टाइम टी के अंदर इसने एंगल थीटा स्वीप किया। स्वीप मतलब झाड़ू मारना। तो ये जो है बेसिकली झाड़ू मार रहा है ना इस एरिया को। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर झाड़ू मार रहा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? ये जितना दूरी चला इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां चला है ना, इस दूरी का वैल्यू निकालते कैसे हैं? आर इंटू थीटा, वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस। अरे भूलिए मत, 11वीं लेवल का मैथ्स है। एक जो आपका सर्कल रहता है, सर्कल का सेंटर होता है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, और इस आर्क की लेंथ जानना है। आर्क की लेंथ, आर्क लेंथ जिसे कहते हैं, अगर ये जानना है तो इसका सबसे आसान तरीका है रेडियस बना दो और रेडियस को इस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। जो आर्क, ये एंगल जो थीटा सबटेंड कर रही है सेंटर में, उस थीटा को अगर आपने रेडियन में लिखा, रेडियन में, और आर से मल्टीप्लाई किया, आपको एग्जैक्टली इसकी लंबाई आएगी। अरे आर की कुछ लंबाई तो होगी ना। अरे धागा लो, टेढ़ा सा धागा इस पे रखो ऐसे, बिल्कुल इसकी तरफ परफेक्ट, और फिर उस धागे को लेकर के सीधा करके स्केल पे मेजर करो, मिलेगी ना कुछ लंबाई। अकल के पुतलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आर टेढ़ी, धागा टेढ़ा है, फिर धागे को सीधा करके लगाओ ना स्केल पे, पता करो कितना लेंथ है, तो इसे कहते हैं आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा। सो ये जो लंबाई इसने कवर की है ये आर इंटू थीटा है। Have you guys understood this thing? समझ गए भाई सब लोग के नहीं? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली नॉर्मल सा स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने यहां पे लिख देना है सम आर डी थीटा बाई डी टी। वी आर assuming that this is a circular path. It's not elliptical path. We are just assuming for the sake of simplicity. ये एक सर्क्यूलर पाथ है, तो डिस्टेंस इज आर इंटू थीटा। तो मैं डेरिवेटिव ले रहा था, तो मैंने आर बाहर निकाल लिया। आर इज अ फिक्स थिंग, आर फिक्स नहीं रहेगा। अगर एलिप्स हुआ तो आर फिक्स नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये आपका आ गया वेलोसिटी, इट इज व्हाट? आर इंटू थीटा डॉट। डॉट का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी चीज का अगर आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे कहते हैं डॉट, सिंपली। ये फिजिक्स वाले हम बहुत आलसी होते हैं, हम लोग चीजों को और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आपको एक्सीलरेशन लिखना है, एक्सीलरेशन, तो आप लोग v डॉट बी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हैं x डबल डॉट। इसमें क्या मतलब है? एक्सीलरेशन क्या होता है?
अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हाँ, तो बेसिकली वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लिया ना, तो वी डॉट। अच्छा, वेलोसिटी खुद क्या होता है? dx अपॉन dt, लेकिन पहले से भी एक dy dt है ना। अरे हाँ के ना, अरे वेलोसिटी dx अपॉन dt, लेकिन पहले से dy dt है, तो ये बन जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर, जिसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव हो गया। सो x डबल डॉट, सो x का डबल डेरिवेटिव भी एक्सीलरेशन है, v का सिंगल डॉट भी एक्सीलरेशन है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? लेकिन ये बात कान खोल के सुन लीजिए पूरे होशो हवास में, कि नीचे टी रहेगा ना तो ही डॉट लगाते हैं, बाकी कोई और दूसरी चीज रही तो डॉट नहीं लगेगा। ये सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए कन्वेंशन बना हुआ है, साइंटिफिक कन्वेंशन है, मैंने बैठे बैठे नहीं बनाया, इट्स अ साइंटिफिक कन्वेंशन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? अच्छा लिसन, एक इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूमता है तो करंट फ्लो होता है ना। अरे करंट फ्लो होता है ना। अरे इलेक्ट्रॉन चलता है तो करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन का चलना करंट का फ्लो होना ही तो है ना, करंट ही तो है ना। हाँ के ना, अकल के बदलो। गुड। सो लिसन, एक गोल घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग लूप के तरह है, करंट कैरिंग लूप। और करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू आई ए। म्यू इक्वल्स टू आई ए, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का। बीएससी में अपन म्यू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 11th-12th में मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एम इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल एम। तो वहां पे मैं बहुत इजीली याद करा देता हूं ये वाला फॉर्मूला लोगों को, बच्चों को। एम इक्वल्स टू आई ए, मिया, बस इतना से याद रखना है, मिया। इट्स डैम इजी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? मुस्कुराहट आ गई सबके चेहरे पे। सो लिसन, दैट्स डैम इजी। सो म्यू इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, म्यू इक्वल्स टू आई ए। अरे भैया, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। और एक चक्कर में, एक टाइम पीरियड में कितना चार्ज घूम रहा है? अबे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, माइनस ई चार्ज। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अरे करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन, माइनस ई। टाइम कितना? एक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है। अरे एक टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें एक चक्कर काटा जाता है, तो एक चक्कर में तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज पास होगा ना किसी भी पॉइंट से। गुड। तो म्यू इक्वल्स टू माइनस ई, मैं साइड में ले रहा हूं, ए बाई टी लिख रहा हूं, ए बाई टी। नाउ व्हाट इज ए बाई टी? ए बाई टी इज एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंट बाय वी ए। एरियल वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ने घूमते वक्त जो एरिया स्वीप किया, एरिया पे झाड़ू मारा, उसकी स्पीड। अरे हाउ एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो है एरियल वेलोसिटी। तो एक सेकंड, ये एरिया कितना है? ये एरिया कितना है? पहले मैं यहां पे लिख दे रहा हूं म्यू इक्वल्स टू माइनस ई वी ए, ठीक है। तो आइदर इट इज टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम, या फिर सम छोटू एरिया अपॉन छोटू टाइम। अरे हाँ के ना भाई? सो एक सेकेंड, ये एरिया है कितना? ये छोटू एरिया है कितना? पूरा एरिया लोगे तो पूरा एक टाइम पीरियड लेना है, लेकिन छोटू एरिया लोगे तो छोटा सा टाइम, टाइम टी या डी टी, वॉट एवर। सो ये है कितना? हाउ डू फाइंड इट? लिसन, हाउ डू फाइंड एरिया? ये बाय द वे, ये जो शेप है, इस शेप का नाम क्या है? ये एरिया का जो शेप, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, आप लोगों ने पढ़ा है, इट इज सेक्टर। सेक्टर है ये, सेक्टर। जब एक पूरा सर्कल का छोटा सा टुकड़ा लेते हो, केक का छोटा टुकड़ा, एक सेक्टर होता है। सेक्टर इट्स नॉट अ ट्रायंगल बिकॉज दिस साइड इज कर्व्ड। बट लिसन, हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि वी आर टेकिंग अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। जब बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल लोगे तो इलेक्ट्रॉन इतना दूर नहीं जाएगा, ये तो खाली बनाने के पर्पज से बना दिया है, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाजू में जाएगा। अरे बहुत ही छोटा टाइम लिया है ना,
तो जस्ट बाजू में जाएगा तो वो जो कर्व लाइन है ना वो स्ट्रेट दिखने लगेगी, तो ये पूरा एक ट्राइंगल दिखने लगेगा। अरे एरिया ऑफ सेक्टर लोगे तो चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो लेट्स मेक आवर लाइफ इजी ना। लेट्स टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट द टाइम बी सो स्मॉल दैट इलेक्ट्रॉन हैज गॉन फ्रॉम हियर टू ओनली देयर, so now it will look like a triangle. So basically let's find the area of the triangle. So now we are not taking sector anymore. हम लोग सेक्टर नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल। सो बेसिकली एरिया जो रहेगा, एरिया छोटू एरिया और वट एवर डीए, वो रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे भैया बेस तो ये है बेस, सो आर इंटू डी थीटा। अगर मैं वो छोटू लूंगा ना तो मुझे यहां पे डी थीटा डालना पड़ेगा। छोटू टाइम है तो छोटू एंगल रहेगा ना। अरे बड़ा टाइम था, टाइम टी था तो एंगल थीटा था, लेकिन टाइम अगर छोटू ले लिया डी टी ले लिया, टाइम छोटू ले लिया डी टी, तो एंगल भी तो डी थीटा हो जाएगा ना। सो डी ए की जगह पे आर डी थीटा लिखा, हाफ इंटू बेस, ये बेस है, अरे बेस इंटू हाइट, हाइट इज आर। खोपड़ी में बातें घुसी, गुड। सो लिसन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो डी ए की जगह पे मैं लिख दूंगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। अब उसे लेके यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। म्यू इक्वल्स टू माइनस ई, डी ए की जगह पे आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, और पहले से नीचे डी टी था। अरे माइनस ई, डी ए की जगह पे हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, और पहले से डी टी था, डी ए की जगह पे आया ना पूरा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? समझे कि नहीं समझे भाई? अबे तो ये क्या बन गया, माइनस ई, व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? व्हाट इज इट? इट्स ओमेगा। इट्स व्हाट? ओमेगा। अरे ओमेगा है ना ये, एंगल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? वैसे हम लोग इसको है ना शॉर्ट में थीटा डॉट ही लिखते हैं, एंगल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी है ना, राइट। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है आर थीटा डॉट, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था। अरे लिखा ही है ना यहां पे लिखा ही, पहले से ही लिखा हुआ है। एनीवे, सो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको आर थीटा डॉट नजर आ रहा है, करेक्ट? आर थीटा डॉट नजर आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एम वी आर, एम वी आर, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वी क्या होता है? आर ओमेगा। वी इक्वल टू आर ओमेगा। सुना है ना जिंदगी में, कभी नहीं सुना है? रोटेशनल डायनामिक्स में सुना है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? एक सेकेंड, एम आर स्क्वायर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा है ना, तो आर का स्क्वायर होगा ना, तो ये बन गया आपका एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, करेक्ट है? अरे एम आर स्क्वायर थीटा डॉट होगा कि नहीं होगा भाई? अरे वी की जगह पे आर थीटा डॉट डाल दो ना यार। ये सब बीच के स्टेप्स करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये देखो, एल होता है एम वी आर, लेकिन वी मिल गया ना आर थीटा डॉट, और पहले से एक आर था, तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा। अब लिसन, इधर में अगर एम मल्टीप्लाई करो, नीचे एम मल्टीप्लाई करूं, इसको ध्यान से देखो, इसको सुधार के लिख रहा हूं, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और यहां पे ई बाई एम लिख रहा हूं, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। एक सेकेंड, देयर इज टू मिसिंग ना, या आई हैव मिस्ड द टू। एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है क्या? एंगुलर मोमेंटम। सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई टू एम एल। म्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई टू एम इंटू एल। अरे करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है?
सो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो म्यू बार इज माइनस ई बाई 2m एल बार। अच्छा, बाय द वे लिसन वेरी केयरफुली, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं बेटा। ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है और ये एल एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, लेट मी टेक म्यू बाय एल ओनली द वैल्यू, तो मुझे मिलेगा ई बाई 2m, फॉरगेट द माइनस साइन, आई एम टेकिंग ओनली वैल्यू। जानते हो इस चीज का नाम क्या है? इस रेशियो का एक नाम है, अरे ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। यही है ना वैल्यू दी हुई है कि नहीं इसमें? 8.8 इंटू 10⁻10, हाँ 10⁻10 सॉरी, कूलम पर केजी, करेक्ट। इसका नाम है जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरो रोटेशन से रिलेटेड है और एंगुलर मोमेंटम भी रोटेशन से रिलेटेड है और मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। सो जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये तो हमें मिल गया, इसको साइड में रखते हैं, इस पे आते हैं वापस। सो लिसन, म्यू इक्वल्स टू माइनस ई बाई 2m, एल की जगह पे मैं लिख सकता हूं एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस, एल की जगह पे। अरे पिछले लेक्चर में ही हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा था, मतलब पिछले लेक्चर में भी देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इधर ये डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? सो म्यू इक्वल्स टू माइनस ई एच क्रॉस बाई 4 पाई एम एल इंटू एल प्लस 1। ये मैंने कैसे लिखा? ई एच बाई 4 पाई एम, एच क्रॉस हटाया, एच क्रॉस की जगह पे एच बाई 2 पाई डाला, एच क्रॉस हटा के एच बाई 2 पाई डाला, पहले से 2 था और एच बाई 2 पाई भी डाल दिया, तो एच बाई 4 पाई एम हो जाएगा ना। अरे समझे कि नहीं समझे? सो म्यू इक्वल्स टू माइनस म्यू बी एल स्टार, एकदम शॉर्ट। ये चीज को मैंने म्यू बी बोल दिया और इस चीज को एल स्टार बोल दिया। जब भी एल स्टार का नाम लेंगे एल इंटू एल प्लस 1 होगा वो। अरे हम फिजिक्स वाले आलसी हैं भाई, हम लोग को थोड़ा शॉर्ट में लिखना पसंद है, बार बार हाथ कौन दुखाएगा। ये म्यू बी कोई आम चीज नहीं है, ये म्यू बी कोई आम चीज नहीं है, ये है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट विच एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव। सो सारे कांस्टेंट्स हैं, सारे कांस्टेंट्स, ई भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है। आई थिंक इसका वैल्यू कुछ ऐसा है ना, म्यू बी का इट इज 9.724 इंटू 10⁻24, आगे यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो 9.274 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो ये है बोर मैग्नेटॉन, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमने खाली यहां तक कहीं तो कुछ चीजें लेके पहुंचे हैं, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। ओके, सो लास्ट टाइम बेसिकली हम लोग कहां तक पहुंचे थे भाई? लास्ट टाइम इन द सेंस कहां तक हम लोग पहुंचे थे? लेक्चर बीच में खत्म हो गया था, टाइम बचा नहीं था। आई थिंक हम लोग पहुंचे थे बोर मैग्नेटॉन तक, याद आ रहा है? बोर मैग्नेटॉन, हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मिला था माइनस ई बाई 2m इंटू एल, याद आया? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इसके आगे भी जा चुके हैं हम लोग, इसके आगे भी जा चुके हैं, बट मैं इसके बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये माइनस साइन क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे को ऑपोजिट है।
माइनस साइन क्या बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को ऑपोजिट है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान से सभी लोग सुनेंगे और देखेंगे। ये देखिए, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बिकॉज करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का ऑपोजिट रहता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उससे ऑपोजिट दिशा में फ्लो करता है करंट। सो करंट जो है इस डायरेक्शन में है। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था शॉर्ट में मिया, डू यू रिमेंबर दैट? सो मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर है, करंट हमारे लिए एक स्केलर है, हमारे लिए इन द सेंस करंट इज नॉट एक्चुअली वेक्टर, नॉट एक्चुअली स्केलर, इट्स अ टेंसर, इट्स अ डिफरेंट थिंग, टेंसर। बट टेंसर के बारे में बीएससी में ना तो फिजिक्स में है ना तो मैथ्स में है, तो विल नॉट टॉक अबाउट इट। सो करंट जो है उसको भूल जाइए। तो अगर लेफ्ट में मैग्नेटिक मोमेंट पे वेक्टर है तो राइट में भी एक वेक्टर कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो एरिया का वेक्टर, आर यू गाइस गेटिंग इट? एरिया का वेक्टर, एरिया। अभी जो एरिया का वेक्टर है, एरिया का जो वेक्टर है वो कैसा होता है? जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड का कुछ तो एरिया है। किसी ने पूछा कि एरिया की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। आप बेसिकली इसकी ब्रेड्थ मेजर करेंगे और फिर इसकी लेंथ मेजर करेंगे, ब्रेड्थ और लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा। लेकिन किसी ने पूछा इसका डायरेक्शन क्या है, तो एरिया का डायरेक्शन होता है, तो एरिया का डायरेक्शन ये नॉर्मल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 90 डिग्री टू द प्लेन, प्लेन का 90 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो लिसन, अगर मैं इस बाजू की दीवार का बोलूं तो इस तरफ आएगा, उस बाजू की दीवार का बोलूं तो शायद इस तरफ आएगा। कोई भी एक नॉर्मल सा एक सरफेस है उसको एरिया परपेंडिकुलर रहता है, चाहे उसको ऐसे ले लो चाहे उसको ऐसे ले लो, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। मैग्नेटिक मोमेंट जो कॉइल का डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि जैसे करंट जाता है ना, तो उस करंट के डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ और राइट हैंड रूल से एरिया का डायरेक्शन निकालो। ये देखो, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो उंगलियां ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, और एरिया का डायरेक्शन ये होगा। सो सुन लीजिए ध्यान से। सो ये एरिया का डायरेक्शन है, और जो एरिया का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी ये है। एरिया का डायरेक्शन ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप के मामले में ऐसा कहा गया कि करंट जैसा घूम रहा है ना वैसा उंगलियां घुमाओ और एरिया का डायरेक्शन निकालो। एरिया का डायरेक्शन वरना नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। सिचुएशन जो डिमांड कर रही है उसके हिसाब से आप कीजिए। तो यहां की सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि हम एरिया का डायरेक्शन ऊपर लें, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर हो। लेकिन ये तो करंट की वजह से बना मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन पार्टिकल तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। अरे पार्टिकल वो नहीं है, पार्टिकल ये है। तो पार्टिकल घूम रहा है क्लॉकवाइज। अरे करंट था एंटी क्लॉकवाइज, एरिया ऊपर, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, लेकिन पार्टिकल घूम रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पार्टिकल। तो जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो पार्टिकल के साथ उंगलियां घुमाने पे मिलता है। तो बेसिकली जब पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो आप उंगलियां ऐसे घुमाइए, अंगूठा नीचे, तो एंगुलर मोमेंटम नीचे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो एक बार और सुन लीजिए, शायद आपको अब समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि हमारा प्रोटॉन इधर घूम रहा है, प्रोटॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। अरे तो प्रोटॉन तो प्लस चार्ज ही है ना, प्रोटॉन तो प्लस चार्ज ही है ना, तो करंट भी तो ऐसे ही घूमेगा ना यार। प्लस चार्ज के घूमने का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन होता है। तो बेसिकली अगर प्रोटॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट भी ऐसे घूमेगा। और एक सेकंड, करंट अगर ऐसा है तो अंगूठा नीचे, एरिया नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे। लेकिन करंट को भूल जाओ, पार्टिकल को देखो। पार्टिकल घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम तो पार्टिकल के मोशन में डिपेंड करता है। तो पार्टिकल ऐसा घुमा, अंगूठा नीचे, तो एंगुलर मोमेंटम भी नीचे। तो बेसिकली अगर पॉजिटिव चार्ज घूमेगा
तो जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा और जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहां पे बीच में प्लस आएगा। और ऑब्वियसली अगर प्रोटॉन घूम रहा होता तो यहां पे मैं प्लस ई लिखता ना। मैंने माइनस ई क्यों लिखा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। चार्ज था वहां पे, क्यू था, क्यू की जगह पे माइनस ई क्यों डाला? क्यू की जगह पे माइनस ई क्यों डाला? क्योंकि नेगेटिव चार्ज गोल घूम रहा है। एटम के अंदर बीच में प्रोटॉन है, बाजू में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। तो बेसिकली लिसन, प्रोटॉन रहेगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम। और अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है। तो एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे 11th 12th में, बट अभी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू से हम बीएससी वाले बच्चे हैं, सिंबल अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने म्यू इस्तेमाल किया। तो याद रखिए कि माइनस साइन क्यों है। आई होप कि सभी को ये बातें समझ में आ चुकी है कि माइनस साइन क्यों आया यहां पे। और मैंने बताया था इसका नाम है जायरो मैग्नेटिक रेशियो। जायरोस्कोप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपैरेटस है, जिसके बारे में हम यहां डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में उसके बारे में काफी पढ़ा जाता है, जायरोस्कोप के बारे में। हवा में प्लेन एग्जैक्टली सीधा जायरोस्कोप की वजह से रह पाता है, क्योंकि प्लेन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होता है ना, तो बेसिकली पता नहीं चलता, अंदर बैठे हुए लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन पायलट को पता चलता है। कैसे? क्योंकि प्लेन के अंदर एक जायरोस्कोप है, और जायरोस्कोप कभी टेढ़ा नहीं होता है, जायरोस्कोप एक ही डायरेक्शन में रहता है। तो प्लेन अगर टेढ़ा हो गया तो जायरोस्कोप के साथ प्लेन का एक एंगल बन गया, तो वो जो एंगल बनता है सेंसर उसको बता देता है डायरेक्टली कि ये वैल्यू पे एंगल हो चुका है। तो फिर जायरोस्कोप के साथ अलाइन करने के लिए पायलट उसको सीधा करता है प्लेन को। और प्लेन को टेढ़ा सीधा उल्टा करने के लिए जो विंग्स होते हैं, विंग्स के ऊपर ऐसा कुछ फ्लैप्स होते हैं। ये जो विंग्स हैं दे आर कॉल्ड एज एरोफॉइल्स, सो देयर आर फ्लैप्स। और फ्लैप्स ऊपर नीचे करके चीजों को टेढ़ा सीधा सब कर सकते हैं। चलो एनीवे, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। सो ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो था। इसकी वैल्यू भी मैंने लास्ट टाइम बताई थी, 8.8 × 10⁻⁻10 कूलम पर kg। डू यू गाइस रिमेंबर दैट? ऐसा कुछ बताया था मैंने। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिसन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। तो बेसिकली म्यू इज -E/2m × L, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये तो देख लिया था, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। L की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया था L × L+1 H क्रॉस। नाउ लेट्स टेक ओनली द वैल्यू, प्लीज लेट्स टेक ओनली द वैल्यू। सो L था L × L+1 H क्रॉस। सो म्यू इक्वल्स टू -EH क्रॉस बाई 2m L × L+1। H क्रॉस ले लिया ना, समझे कि नहीं समझे? सो इक्वल्स टू -EH/4πm L × L+1। H क्रॉस की जगह पे H/2π डाल दिया, और एक 2 पहले से था। H क्रॉस की जगह पे H/2π डाला। समझ गए? इस चीज का नाम हमने रख दिया बोर मैग्नेटॉन म्यू बी, और इस चीज का हमने नाम रख दिया L स्टार, बिकॉज वी फिजिक्स पीपल आर वेरी लेजी। यू आर राइट, गुड। अंडर रूट L × L+1। तो इसका नाम म्यू बी रख दिया। थैंक यू मिस इकरा। एंड इसका नाम क्या रख दिया? म्यू बी। और इसका नाम क्या रख दिया? L स्टार। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो बेसिकली हम फिजिक्स वाले बड़े आलसी होते हैं। तो फिजिक्स वाले आलसी हैं, तो हम लोगों ने इस तरीके से शॉर्ट में बना दिए मैग्नेटिक मोमेंट और इसके बीच का रिलेशन। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, ये सारा डिस्कशन एक तरफ और बाकी बातें एक तरफ। दूसरी बातें क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो सुनिए। हम इसको खाली ध्यान में रखेंगे, बैक ऑफ द माइंड रखेंगे। क्या? म्यू इक्वल्स टू -म्यू बी L स्टार। ठीक है, इधर देखिए LZ ऑपरेटर। मैंने कहा था ना कि फिजिक्स में हम लोग, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैंने L² ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था, अब मैं LZ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं मुझे जरा बताना। -IH क्रॉस ∂/∂φ, यही है LZ ऑपरेटर। बराबर है? गुड। अब इस LZ ऑपरेटर को मैं साई पे ऑपरेट करूंगा। साई हमारा वेव फंक्शन, हमारा टोटल वेव फंक्शन साई जो है उस पर ऑपरेट करूंगा।
तो माइनस आई एच क्रॉस दो साई बाई दो फाई। बट हमारा जो साई है इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, मतलब स्मॉल आर स्मॉल थीटा एंड स्मॉल फाई। बट मैंने इसी को ब्रेक कर दिया तीन वेव फंक्शंस में। तो दीज इंडिविजुअल वेव फंक्शंस आर फंक्शन ऑफ आर अलोन और थीटा अलोन और फाई अलोन। ये बातें हम पहले भी 4-5 बार कर चुके हैं। लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस गाय देयर। सो LZ cap psi is equals to minus IH cross. Can I take these things out like R and theta? R and theta को अपन बाहर काढू शकता, अपन बाहर निकाल सकते हैं। We can take them out. What's the reason? Because these guys are constant with respect to this phi ना। अरे they are not a function of phi ना। अरे ये और ये इसका फंक्शन थोड़ी ना है, ये तो आर का फंक्शन है और ये थीटा का फंक्शन है, तो बाहर आ सकता है। अंदर छूट जाएगा दो फाई बाई दो फाई। किसी को मेरी बातें समझने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे भाई साई की जगह पे आर थीटा फाई लिखा, आर और थीटा खींच लिया ना यार, आर थीटा बाहर खींच लिया। नाउ फाई क्या था? फाई क्या था? AE⁻IML फाई। भूल गए क्या? फाई क्या था? AE⁻IML फाई। सोल्यूशन निकाला था हम लोगों ने एक्स इक्वेशन का। फाई इक्वल्स टू AE⁻IML फाई। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो LZ कैप साई इज इक्वल्स टू माइनस IH क्रॉस आर थीटा। ए भी बाहर आ जाएगा, ए बाहर आएगा ना भाई, ए तो कांस्टेंट है। अरे बाबा यहां पे फाई की जगह पे AE⁻IML फाई डालूंगा, ए बाहर आ जाएगा, अंदर छूट जाएगा। अच्छा अब लिसन 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 लिसन। अब दो नहीं लिखना चाहिए ना, अकेला ही बंदा है ना, तो डी लिखना चाहिए। डी जब तक साई लिखा था तब तक दो था, क्योंकि साई तीन चीज का फंक्शन था, लेकिन फाई एक ही चीज का फंक्शन है। सो डी लिखना चाहिए, डी। और E⁻IML फाई का डेरिवेटिव बोलो भाई क्या होगा? बड़ा ही आसान है। व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? E एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनडिस्ट्रक्टिबल है, टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है, जैसा है वैसा का वैसा रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो भी फाई के साथ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर क्या है उसके साथ? IML मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, E⁻IML फाई, दैट्स इट। ये इसका डेरिवेटिव है। अरे ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये एज इट इज रहेगा। इसके ऊपर जो फाई के साथ मल्टीप्लाई किया वो बाहर आ जाएगा, IML। तो अब आप ध्यान से देखें, I इंटू आई क्या रहता है? व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अकल के पुतलो, आई क्या रहता है? √-1 कॉम्प्लेक्स नंबर। आई स्क्वायर होता है -1। तो यहां पर माइनस भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो आई चला गया। माइनस आई स्क्वायर 1 होता है, माइनस आई स्क्वायर 1 होता है, चला गया। बचा सिर्फ ML H क्रॉस AE⁻IML फाई R थीटा। एक सेकंड, did I miss something? Did I commit some mistake? There's a phi missing here. No, it's correct. It's perfectly fine. I चला गया, 1 हो गया, H क्रॉस लिख दिया, R थीटा लिख दिया, AE⁻IML फाई लिख दिया। नाउ लिसन, ये बन गया MLH क्रॉस। ये चीज क्या थी? फाई। सो बन गया ये R थीटा एंड फाई। और R थीटा फाई हमारा क्या था? इट वॉज साई। सो LZ कैप साई इज ML साई। तो LZ की अब वैल्यू आ चुकी है MLH क्रॉस। सो न सिर्फ एंगुलर मोमेंटम L क्वांटाइज है, एंगुलर मोमेंटम ही सिर्फ क्वांटाइज नहीं है, बल्कि उसका Z कंपोनेंट भी क्वांटाइज्ड है। क्यों क्वांटाइज है? अरे भैया ML फिक्स वैल्यूज होती हैं, ML कैनॉट टेक कंटिन्यूस वैल्यूज। ML कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं ले सकता है। आर यू गाइस गेटिंग इट? ML की वैल्यूज कैसी रहती है भाई?
-1 0 +1 +2 +3 याद आ रहा है उस दिन किया था ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अरे तो LZ क्वांटाइज हो गया। अबे तुम लोग LZ का मतलब समझ नहीं रहे हो, सुनो अकल के बदलो, इधर देखो, ये Z एक्सिस, इलेक्ट्रॉन कैसा भी घूम रहा होगा, कैसा भी, उसके अकॉर्डिंग उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो लिसन, ये है L, तो L के जब मैं टुकड़े करूंगा 3, LX LY LZ, तो LZ किधर आएगा, इधर आएगा ना LZ। तो LZ जो टुकड़ा है, अरे L के 3 टुकड़े करूंगा तो L का जो Z टुकड़ा वो इधर आएगा ना। अरे ये भी क्वांटाइज्ड है और ये भी क्वांटाइज्ड है, इसकी भी फिक्स वैल्यूज है, इसकी भी फिक्स वैल्यूज है। ये बात अभी याद रखिए, ये बात याद रखिए, ठीक है। अब ध्यान से आगे देखिए, दोनों के बीच का एंगल का नाम है थीटा, वो तो होता ही है। अरे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कम ऑन, r थीटा फाई। ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल थीटा कहलाता है ना। बट एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट, थीटा है, L और LZ के बीच में एंगल थीटा है। तो LZ की वैल्यू क्या हो गई, LZ की वैल्यू हो गई L cos थीटा। अबे समझे कि नहीं, LZ हो गया ना L cos थीटा। अरे कोई वेक्टर को जब तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उसके कंपोनेंट्स बनते हैं ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट जो थीटा के बाजू में होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज cos थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो LZ और L कैसे रिलेटेड हैं, LZ L का cos थीटा वाला हिस्सा है, LZ L का cos थीटा वाला हिस्सा है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? आई होप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही। LZ इज L cos थीटा। अच्छा बाय द वे लिसन, कोई भी ऑपरेटर जब हम वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं, सुनिए ध्यान से मिस्टर शादाब, कोई भी ऑपरेटर जब हम वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं, सभी लोग बहुत ही गौर से सुनेंगे और समझेंगे। ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हुआ, यहां पे मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन, डिवीजन सब कुछ हो गया। एंड में जब वो साए, जब वो वेव फंक्शन वापस आता है, तो उसके बाजू में जो भी चीज होती है ना, उसे कहते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू का मतलब समझो, ऐसा हमेशा हर केस में नहीं होगा। ये वेव फंक्शन को स्पेशल तरीके का एक फंक्शन होना पड़ेगा जिसे कहते हैं आइगन फंक्शंस। आइगन फंक्शंस आर वेरी वेरी वेल बिहेव फंक्शन, एंड ऑपरेटर्स जब उस पर ऑपरेट करते हैं तो दे कम बैक, दे इमर्ज अगेन, वापस आ जाते हैं, वापस लौट आते हैं। वो आइगन फंक्शंस वापस लौट आते हैं, हर वेव फंक्शन वापस लौट के नहीं आ सकता। ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया तो कुछ तरीके के वेव फंक्शंस ऐसे होते हैं कि सॉल्व करने के बाद फिर से आ जाते हैं, और जब वो आ जाते हैं तो उनके बाजू में जो भी लिखा होता है वो उसकी आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू। तो ये आइगन वैल्यू का मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में आपको सीख लेना चाहिए था, SY BSc में, सेकेंड ईयर BSc में। बट एनीवे, सो आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज एंड ऑल, आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। नाउ लिसन, ध्यान से देखिए, LZ क्वांटाइज्ड है, L क्वांटाइज्ड है, अरे तो cos थीटा भी क्वांटाइज्ड है, एंगल इज आल्सो क्वांटाइज्ड। नाउ दिस इज marvelous thing, this is really very very beautiful. Now let's try to appreciate this thing. Look here, cos theta will be what? Cos theta will be LZ by L. Now what is LZ? ML H cross, अभी निकाला था LZ का वैल्यू, और L क्या है, L इंटू L प्लस 1, अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H क्रॉस। So it is ML by L star. This is cos theta. Are you guys getting it? Now listen very very carefully. For L equals to 0, जब L हम 0 लेते हैं, अरे जब S ऑर्बिटल लेते हैं यार, S ऑर्बिटल, सॉरी S ऑर्बिटल नहीं है, ये L equals to 0 बोला, तो इसको अपने क्या बोलना चाहिए, S सब शेल। N से शेल डिसाइड होती है, N से। L से क्या डिसाइड होता है, L से क्या डिसाइड होता है, सब शेल। अरे N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर L सब शेल के बारे में बताता है। ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल। तो इसलिए मैंने यहां पे ऑर्बिटल नहीं लिखा, मिटा दिया, सब शेल लिखा है। तो L = 0 रहेगा तो S सब शेल है। ML की क्या क्या वैल्यू रहेगी, अरे भूलो मत,
एल अगर जीरो तो एमएल क्या क्या रहेगा? एमएल कहां से कहां तक रहता है? अरे जीरो से प्लस माइनस एल तक रहता है यार, जीरो से प्लस माइनस एल, लेकिन एल ही खुद जीरो है तो प्लस माइनस एल क्या करोगे? तो सिर्फ एमएल के लिए क्या आएगी? जीरो आएगी। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हैं भाई? याद करो ऐसा कुछ था जिंदगी में। अब यूज करते हैं, इधर आ जाओ, आ जाओ। cos थीटा इज इक्वल्स टू एमएल, एमएल की वैल्यू जीरो। ये कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? जीरो। अरे हाँ के ना? दिस इज जीरो। वापस सुनिए, वापस सुनिए। एमएल की वैल्यू जीरो डाला मैंने, जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। तो ये जीरो आ गया। थीटा जीरो कब आता है? थीटा जीरो कब आता है? जब, सॉरी, कॉस थीटा जीरो कब आता है? जब थीटा 90 होता है। करेक्ट, मिस जैनब, राइट। सो थीटा इज 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री रहता है तब। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो बेसिकली लिसन, ध्यान से सुनिए। एस और एस सब शेल के लिए और एस ऑर्बिटल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है और जेड डायरेक्शन है, इसके बीच में 90 का एंगल होगा। बस एक ही एंगल अलाउड है, एक ही एंगल अलाउड है। अरे डायरेक्शन वाइज क्वांटाइजेशन हो गया यार। डायरेक्शन वाइज इलेक्ट्रॉन को अगर घूमना है अब, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे ही घूम सकता है, बस दैट्स इट। क्यों? अगर ऐसे घूमेगा तभी तो एंगुलर मोमेंटम ऐसा आएगा ना। अकल के मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्पेस में क्वांटाइजेशन हो गया। अबे वैल्यू क्वांटाइज थी वो तो एक अलग बात थी, यहां पे डायरेक्शन भी क्वांटाइज हो चुका है। डायरेक्शन, डायरेक्शन इज क्वांटाइज्ड। अगर ये चीज नहीं समझी है, लेट्स गो फॉर एल इक्वल्स टू 1। लेट्स गो फॉर एल इक्वल्स टू 1। फॉर एल इक्वल्स टू 1, ऊपर लिखता हूं, एल इक्वल्स टू 1 पे सभी लोग ध्यान दीजिए। फॉर एल इक्वल्स टू 1, एमएल क्या क्या रहता है रे बाबा? एमएल क्या क्या रहता है? अरे जीरो से प्लस माइनस एल, जीरो से प्लस माइनस एल। तो सिंपली 0, प्लस माइनस 1। अरे या फिर सीधा सीधा -1, 0 और +1। अकल के पुतलो समझे कि नहीं समझे? ये क्या है? पी ऑर्बिटल, पी सबशेल, सॉरी पी सबशेल। लेट्स नॉट चेंज द नेम्स एंड दीज आर द पी का ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz, सबशेल्स ऑर्बिटल्स, px, py, pz। अब आइए एक एक करके वैल्यू डालें। सो बेसिकली cos थीटा इज इक्वल्स टू ml बाय एल स्टार। ml की वैल्यू पहले जीरो डालते हैं, पहले जीरो ट्राई करते हैं। तो ml की वैल्यू जीरो डाल दिया, जीरो। एल स्टार की वैल्यू, एल की तो एक ही वैल्यू रहेगी, तीनों के केस में एल की एक ही वैल्यू है, वो है 1। तो अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1 इंटू 2, अंडर रूट 2। सो इट इज 0 बाय रूट 2, 0 बाय रूट 2। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? 0 बाय रूट 2 बराबर है, 0 बाय रूट 2 बराबर है, तो ये आ गया 0। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। पहला थीटा आ गया 90। तो एंगुलर मोमेंटम ऐसा हो सकता है। दूसरा ट्राई करते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू ml बाय एल स्टार। ml की वैल्यू -1 लेते हैं, -1। चलो पहले +1 लेते हैं, +1 ज्यादा इजी है। और एल स्टार तो इतना ही रहेगा ना, √2। अरे अभी बोला ना यार, तीनों के लिए एक ही एल है। तो 1/1 सेकंड, 1/√2 मींस व्हाट? कब आता है? 45। cos 45 इज 1/√2, राइट? करेक्ट, गुड। सो बेसिकली थीटा इज 45 डिग्री। ये देखिए, एल ऐसा भी रह सकता है 45 डिग्री, एल ऐसा भी रह सकता है 45 डिग्री। ओ सॉरी, इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से लेना है। एंगल हमेशा जेड एक्सिस के हिसाब से लेना है, 45 डिग्री। अरे ये भी 45 ही है, लेकिन लेना इसके हिसाब से होता है ना, एल का जेड के हिसाब से डायरेक्शन। क्यों लेना है? ऐसा होता है, अरे क्योंकि यहाँ पे एल जेड है, वहां पे एल है, और उसी के बीच का एंगल cos थीटा है ना, उसी के बीच का cos थीटा निकाल रहे हैं, उसी के बीच में थीटा है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो थीटा 45 मिल गया। लास्ट cos थीटा इज ml बाई एल स्टार, -1 लेते हैं और यहाँ पे √2 है। अरे बाबा देखो, अगर ये रेफरेंस लाइन है और यहां से 45 लिया, तो बेसिकली वैसे ही लिसन, यहां से अगर 45 लोगे तो माइनस हो जाएगा ना।
अरे -45 आ रही है, -45 इधर से होगा ना, यानी कि टोटल एंगल विल बी 135। अरे ये अगर 45 है, ये 45 है, अरे -45 है ये +45, ये -45, तो वहां से यहां तक एंगल कितना होगा? बिकॉज हमेशा लेना वहां से 135 होगा। तो बेसिकली यहां पे जो एंगल आएगा दैट इज 135। दिस इज 135 डिग्री, दैट्स इट। तो पी ऑर्बिटल का 3 तरीके से ही ओरिएंटेशन हो सकता है। px, py, pz जो हम लोग लिखते थे ना आज तक, उसका यही सब मीनिंग है, ये ओरिएंटेशन है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। अब एक बात अकल से सोचो, जब एस के लिए लिया एक ही ओरिएंटेशन आया, पी के लिए लिया 3 ओरिएंटेशन आया, डी के लिए लेंगे 5 ओरिएंटेशन आएंगे, बिकॉज डी के लिए ml की वैल्यू कितनी रहती है? -2, -1, 0, +1, +2। तो 5 एंगल्स आएंगे, 5 ओरिएंटेशन आएंगे। तो दैट इज योर होमवर्क, विल स्टॉप इट।